हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप क्रिएटर थिंकर 0.2 में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो आपके लिए है क्लास 10th की एनसीईआरटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, सेशन शुरू होने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सर्वप्रथम एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और बाकायदा एक एक करके आप लिखते चलते पढ़ते चलते हैं। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या होता है, सर्वप्रथम लोग समझेंगे दोस्तों कि राष्ट्रवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रवाद प्रायः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है राष्ट्र और दूसरा है वाद। वाद मीन्स होता है दोस्तों विचार। आपके सोच कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। दोस्तों, विचार अर्थात सोच, यानी हमारे विचार, आपके विचार अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने परिवार या गांव के प्रति कैसे हैं, उस विचार को हम वाद बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें गांधीवाद, गांधी जी के विचारों से हम प्रेरित हुए गांधीवाद। लेनिनवाद, लेनिन के विचारों से प्रेरित हुए लेनिनवाद। कार्ल मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित हुए तो कार्ल मार्क्सवाद। यानी कि हम जिस भी व्यक्ति के विचारों से या जिस भी राष्ट्रीय समुदाय के विचारों से प्रेरित होते हैं, उस प्रेरित वाली विचारधारा को बोलते हैं हम वाद। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाद। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति, दोस्तों राष्ट्र के प्रति विचार रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्र के प्रति विचार रखने वाले, अब वो जो विचार होंगे दोस्तों, वो चाहे राष्ट्र के प्रति हो या राष्ट्र के अगेंस्ट हो, जैसे भी होंगे, परंतु वो विचार ही होंगे। हम आशा करते हैं कि आपके भी विचार जो होंगे वो बहुत ही अपने राष्ट्र के प्रति बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में क्या भारत के व्यक्तियों के, भारतीय जितने भी हैं, उनके जो नागरिक हैं, हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र को प्रेरित करने वाले कुछ विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है। तो हाँ दोस्तों, किया गया है, परंतु यह जो विचारधारा है वो संविधान के मूल संविधान में नहीं था। इसको जोड़ा गया दोस्तों कब? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या जोड़ा गया? संविधान की जो बात करें, संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया और जोड़ा गया दोस्तों क्या? भाग में संशोधन कर भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में संशोधन कर अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, उन्हें मूलभूत कुछ मौलिक कर्तव्य दे दिए गए। जैसे संविधान में आपको मूलभूत अधिकार मिले हैं, पहले 7 थे, अब 6 हैं। इसी प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी जाती है। 11 मौलिक कर्तव्य दिए जाते हैं भारत के सभी नागरिकों को, और आशा करती है या करते हैं कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति
अपनी जो विचार होगी वो सरलतापूर्ण और स्वभावपूर्ण और अच्छे तरीके से रखेंगे, जिससे भी राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र तरक्की और विकास करता रहे। सभी प्रकार के जो नागरिक या समुदाय या धर्म है वो अच्छी भली पूर्ण रह सकें। ऐसे राष्ट्र के प्रति विचारधारा को रखने के लिए प्रेरित किया गया। और कब किया गया? 1976 में, कि आप राष्ट्र की संपत्ति पर विशेष ध्यान देंगे, सुरक्षित रखेंगे, संरक्षण करेंगे, किसी भी प्रकार के विपदा या आपदा उत्पन्न नहीं होने देंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए रखा गया। अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्र यानी यूरोप की बात करें तो आपको पता है राष्ट्र मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई देश, और वाद मतलब विचार, विचार मतलब राष्ट्र के प्रति रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी कहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपको 3 शब्द राष्ट्र से यानी मिलते जुलते मिलेंगे। 3 शब्द आपको राष्ट्र से मिलते जुलते मिलेंगे, जो होगा एक होगा दोस्तों यहाँ पर देश, दूसरा राज्य और राष्ट्र। देश में क्या होता है दोस्तों? देश में होता है जन मतलब होते हैं लोग, यानी कि जिस भी देश में किसी भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अगर वहां निवास कर रहे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम जन या लोग बोलते हैं। और भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अर्थात क्या होगा? भूमि होगी। किसी देश में 2 चीज होगा, लोग होंगे और भूमि होगी। और कैसी भूमि होगी? एक निश्चित भूमि होगी। कैसी भूमि होगी? एक निश्चित भूमि होगी। निश्चित भूमि किसी भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों जो लोग रह रहे हैं वो क्या कहलाते हो? यानी वो क्या कहलाता है? वो देश कहलाता है। इसी प्रकार से राज्य में क्या होगा? जन तो होंगे दोस्तों, जन मतलब लोग तो होंगे, लोग होंगे, साथ में भूमि भी होगी, साथ में भूमि यानी निश्चित भूमि भी होगी। परंतु दोस्तों तीसरी चीज क्या होगी? संप्रभुता होगी। संप्रभुता होगी। संप्रभुता मतलब स्वयं का निर्णय स्वयं लेना, अपना निर्णय अपना लेना, यानी इस पर किसी व्यक्ति या विशेष का या राजा या राजशाही या किसी भी तानाशाही का अधिकार किसी व्यक्ति पर ना हो। हर एक व्यक्ति अपना निर्णय यानी स्वयं का निर्णय स्वयं लेना, इसे बोलते हैं हम क्या? संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। दोस्तों जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र में क्या होता है? राष्ट्र में होते हैं जन मतलब लोग होंगे दोस्तों, भूमि भी होगी और साथ में संप्रभुता भी होगा। परंतु यहां पर क्या होगा दोस्तों? एक जैसी संस्कृत को मानने वाले लोग होंगे। संस्कृत को मानने वाले लोग होंगे, यानी कि एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे राष्ट्र को मानने वाले, एक जैसी परंपरा को मानने वाले, इन प्रक्रियाओं को दोस्तों हम बोलते हैं राष्ट्र। एक जैसी भाषा यानी कि ढेर सारी विभिन्न प्रकार की भाषाओं को मान्यता देता है, एक जैसी भाषा को प्रेरित भी करता है, और एक जैसे राष्ट्र या एक जैसे तिरंगे, एक जैसे ध्वज का प्रेरणा देता है, वह उसे कहते हैं क्या? हम राष्ट्र। दोस्तों दोबारा सुनिएगा, देश में होते हैं लोग, जन होते हैं, और उसमें एक निश्चित भूमि होती है, उसे बोलते हैं देश। राज्य क्या होता है? राज्य में जन तो होते हैं, साथ में भूमि होती है, परंतु संप्रभुता होती है। यहाँ किसी राजा का या किसी रूढ़िवादी का या किसी तानाशाह का किसी प्रकार का अधिकार किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। हमारा निर्णय, आपका निर्णय, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, आपका निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं संप्रभुता। और वो कहाँ होती है? तो राज्य में होती है। राष्ट्र में क्या होता है? जन होती है, भूमि होती है, संप्रभुता होती है, परंतु एक जैसी संस्कृति भी होती है, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, एक जैसे राष्ट्र को मानने वाले लोग होते हैं, एक जैसी भाषा को
बोलने वाले लोग तथा एक जैसी राष्ट्र को मानने वाले लोग। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो हम बोलते हैं क्या? राष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र। राष्ट्र में जो रहने वाले, अगर बात करें दोस्तों, जो राष्ट्र में रहते हैं उन्हें हम प्रायः सिटीजन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नागरिक कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, भारत में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई फ्रांस में है, कोई पुर्तगाल में है, कोई दक्षिण अफ्रीका में है, इस प्रकार से कोई पाकिस्तान में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई चीन में है। तो जो व्यक्ति जिस देश, जिस राष्ट्र में निवास करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं नागरिक। उस व्यक्ति को बोलते हैं नागरिक। अगर हम आपसे कहें कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों को नागरिक कहते हैं। राष्ट्र में रहने वाले लोगों को नागरिक कहते हैं। और राज्य में रहने वाले लोगों को बोलते हैं क्या? जनता। क्या बोलते हैं? जनता। राज्य में रहने वाले लोगों को जनता कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बात करें यूरोप में, तो उस समय की बात है, तो यूरोप में ना कोई राष्ट्र नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। सारे के सारे जो थे वो प्राय देश थे, और देश के बाद में वो राज्य बने। लेकिन फिर बाद में होता है राष्ट्र का निर्माण। तो अगर जो राज्य में रह रहा है वो जनता कहलाएगा, और जो राष्ट्र में रह रहा है वो नागरिक कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग जिस समय की बात करते हैं या कर रहे हैं, उस समय यूरोप में कोई भी राष्ट्र, राज्य, रहने वाले लोग जो थे वो नहीं थे। यानी कह सकते हैं यूरोप में कोई भी राष्ट्र, राज्य नहीं था। वो सारे के सारे क्या थे? तो राज्य थे। उनके पास जन भी, यानी लोग भी थे, निश्चित भूमि भी थी, और संप्रभुता भी थी। स्वयं का निर्णय स्वयं ले सकते थे, परंतु सभी व्यक्ति नहीं ले सकते थे स्वयं के निर्णय स्वयं। कुछ वर्ग थे जो उनको विशेषाधिकार दिया गया था, जो स्वयं का निर्णय स्वयं ले सकते थे, इसलिए कहा गया वो राज्य। लेकिन जब राष्ट्र बना तो वहां पर जितने भी नागरिक थे वो स्वयं का निर्णय स्वयं ले सकते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो हम बात जो हमें करनी है वो यूरोप में जो विचार हैं, और जो विचार वो विचार आए वो कैसे आए, इस विचार का उदय कैसे हुआ, हम विचार की बात कर रहे हैं। उस विचार का मतलब है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जैसी विचार यूरोप में या फ्रांस में जो आया वो कैसे आया, और इसका उदय कैसे होता है। तो हम लोग एक श्रृंखला वाइज कार्य करते हुए चलते हैं। एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम है फ्रेडरिक सारियो, ये एक कल्पना करते हैं, कल्पना दर्श करते हैं। और कैसी कल्पना दर्श करते हैं? वो करते हैं एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। यानी एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के जितने भी व्यक्ति या नागरिक या धर्म हैं उन्हें पूर्णतया जनतंत्र मिला हो। यानी कि वो 4 प्रकार के आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, जिसमें 4 चीजें मुख्यतः होनी चाहिए। ये पहली करते हैं जनतंत्र, और दूसरा इनका जो विचार होता है वह होता है गणतंत्र। तीसरी इनका जो विचार ये सोचते हैं, यानी कि वो नागरिक जो होने चाहिए वो स्वतंत्र नागरिक होने चाहिए, यानी उन्हें स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए। और चौथा जो करते हैं वो उदारवाद होता है, उदारवाद। यानी वो इनका मानना है, फ्रेडरिक सारियो की, वो फ्रांसीसी जो कलाकार हैं, ये एक आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये अपने कल्पना में कि जो एक राज्य होता है उसमें जनतंत्र होनी चाहिए, यानी जनता का शासन होना चाहिए।
और गणतंत्र होने चाहिए। सभी लोग मिलकर रहें और उन्हें सभी प्रकार के आने जाने का, आवागमन का, संपत्ति रखने का, सभी प्रकार की चीजें, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उदारवादी का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी नागरिकों को हर एक प्रकार के अधिकार मिले हों, उन्हें बोलते हैं दोस्तों हम उदारवादी। उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? उदारवादी। दोस्तों इसी प्रकार से अगर बात करें, इस कल्पना दर्श को हम बोलते क्या है? तो इस कल्पना दर्श को एक आदर्श राज्य की कल्पना करने की प्रक्रिया को बोला जाता है यूटोपिया। अगर आपसे कहें, क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पीय या किसी भी प्रकार से, कि एक आदर्श राज्य की कल्पना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है यूटोपिया। और ये आदर्श राज्य की कल्पना किसने की? तो करते हैं फ्रेडरिक सारियो। कौन करते हैं? फ्रेडरिक सारियो। ये होते कहाँ के हैं? तो ये होते हैं फ्रांस के। ये है क्या? तो एक कलाकार हैं, ये कल्पना कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि, और ये कल्पना करते कब है? तो ये कल्पना करते हैं 1848 में। 1848 में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो सौहार्द की भावना ये रखे हैं, वो इन चित्रों के माध्यम से रखते हैं। यानी 4 चित्र को व्याख्यात करते हैं: जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता और उदारवादी। और ये एक चित्र बनाते हैं। और ये चित्र बनाते क्या है? तो यूटोपिया में, यानी एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना में, फ्रेडरिक सारियो ने एक स्वतंत्रता की देवी को कल्पनित करते हुए, यानी कल्पित करते हुए, उन्होंने व्याख्या किया। क्या किया? उन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता की देवी है, हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लेते हैं ये स्वतंत्रता की देवी हैं। इनके एक हाथ में, यानी इनके एक हाथ में एक ज्ञान का मसाल है। यानी कह सकते हैं कि एक हाथ में पकड़ी हुई है एक ज्ञान की क्या है? मसाल पकड़ी हुई है। यानी एक हाथ में ज्ञान का मसाल, जलता हुआ मसाल पकड़ी हुई है, और एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र। और इसी प्रकार से इनके आगे चित्र में आप बुक में देखेंगे तो ऐसे कतारबद्ध तरीके से यूरोप के जितने भी राज्य हैं, वो राष्ट्र बनने के लिए इस स्वतंत्रता की देवी के सामने कतारबद्ध लाइन से पूरे खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? ये स्वतंत्रता की देवी से मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य से राष्ट्र में परिवर्तित करें, आशा कर रहे हैं। और जस्ट इनके पीछे जो कुछ लोग हैं, वो प्रायः राज्य से राष्ट्र में परिवर्तित हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्वतंत्रता की देवी के सामने यूरोप के सभी देश एक कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार का मतलब ये है कि वो राज्य से एक राष्ट्र में परिवर्तित होना चाह रहे हैं। कुछ इनके पीछे खड़े हुए हैं स्वतंत्रता की देवी का, और ये यानी जो पीछे खड़े हुए हैं, ये राज्य से राष्ट्र में परिवर्तित हो चुके हैं। अगर आप इस समय यूरोप को देखते हैं तो कुछ जो राष्ट्र दिखाई देते हैं, पर इससे पहले जब ये राज्य में थे तो इनकी जो संख्या थी काफी ज्यादा थी। फिर क्या होता है कि इस छोटे छोटे जो राज्य हैं, राज्य को मिलाकर एक बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण होने लगा। और ये होता क्या है, कब होता है, क्यों होता है? तो यह घटना तुरंत नहीं होती है। इस घटना की प्रक्रिया का जो
क्रिया होती है वो काफी दीर्घकालिक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये जो राज्य हैं, ये राष्ट्र में परिवर्तित होने के लिए और उसके बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न करने के लिए ये घटनाएं जो होती हैं, ये सारी घटनाएं तुरंत घटित नहीं होती हैं। इन घटनाओं के पीछे बहुत समय लगता है, और लगता समय कितना, बहुत ये प्रक्रिया बहुत पीछे होती है। खास अगर बात करें हम देश अपने भारत की, भारत में जो अभी हम देख रहे हैं, जो राष्ट्र बना, अपना राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के पहले अगर बात करें 1947 से पहले, 1947 से पहले कोई भी, जितने भी राजा रजवाड़े थे उनका अपना स्वतंत्र प्रांत था, स्वतंत्र साम्राज्य था। कोई भी राजा या जितने भी राजा थे वो एकजुट नहीं थे। लेकिन 1947 के बाद में जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली और वैश्विक शासनकाल से आज़ादी मिली, तो जितने भी राजा थे, रजवाड़े थे या राजतंत्र थे, उनको हटाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से यूरोप में भी जो पहले जो छोटे छोटे यानी कि जो राज्यों में बटे हुए थे, धीरे धीरे बदलाव होती है, घटना घटती है, स्वतंत्रता आंदोलन होती है, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का आंदोलन होता है, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये राज्य से फिर राष्ट्र में परिवर्तित होते हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया तुरंत होती है? तो नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम करें तो चलते हैं 1789 में, 1789 में